हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है, विषम की पहचान करें। इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है, देख रहे हैं। और भी प्रश्न है, सी के विपरीत अक्षर ज्ञात करें। ये जो आकृति दी गई है यानी डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें सी के अपोजिट कौन सा लेटर होगा यही बताना है, ठीक है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 56 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 55 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देखिए, क्योंकि सारे का सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न का है, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने डाइस से रिलेटेड है। कह रहा है सी के विपरीत अक्षर ज्ञात करें। जो सी है ना, इसके विपरीत अक्षर ज्ञात करें। तो मेरे दोस्त, जब भी डाइस के 2 या 2 से अधिक फिगर दी जाती है, उसमें हम लोग ढूंढते हैं 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक, नो कॉमन ट्रिक। 3 ट्रिक होती है, इसमें से कौन सा इसमें लगेगा। तो इस क्वेश्चन में देख रहे हैं मेरे दोस्त, यहाँ भी एक कॉमन है और यहाँ भी एक कॉमन है। इसका मतलब एक चीज़ कॉमन है, तो इसमें 1 कॉमन ट्रिक लग जाएगा। 1 कॉमन ट्रिक क्या कहता है, जो भी कॉमन नंबर है या लेटर है उसके ऊपर नीचे लिख लो। जो भी कॉमन चीज़ है उसे ऊपर नीचे लिख लो, ठीक है। पहले आकृति में जो एक कॉमन है ना, इसको लेंगे और इसके बाद क्लॉक बाई डायरेक्शन में घूमेंगे। ए के बाद किस में घूमेंगे, क्लॉक बाई डायरेक्शन में। तो ए के बाद में क्या आ जाएगा मेरे भाई, ए के बाद में एफ आएगा और एफ के बाद में क्या आएगा, एफ के बाद में सी आएगा। ये बात को समझ रहे हैं आप लोग। ए के बाद एफ आएगा और एफ के बाद में क्या आएगा, सी आएगा। दूसरी आकृति में भी ए के बाद क्लॉक बाई डायरेक्शन में घूमेंगे, तो ए के बाद में क्या आएगा मेरे भाई, डी आएगा और डी के बाद में क्या आएगा, ई आएगा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, ऐसा करने से होता है क्या कि जो एक दूसरे के ऊपर नीचे आते हैं यही एक दूसरे का अपोजिट हो जाते हैं। जैसे एफ का अपोजिट डी आ गया, डी का अपोजिट एफ आ गया, सी का अपोजिट ई आ गया, ई का अपोजिट सी आ गया। ए का अपोजिट क्या होगा, जो लेटर नहीं दिख रहा होगा। अच्छा मेरे दोस्त, ए से लेकर एफ तक हम लोगों को इसमें लेटर दिख रहा है, तो ए से लेकर एफ तक टोटल 6 लेटर होती है और डाइस में भी 6 सरफेस होती है। इसका मतलब ABCD कंटिन्यू यूज किया हो गया होगा। तो यहाँ पर कौन सा लेटर है जो नहीं दिख रहा है, बी नहीं दिख रहा है, तो ए का अपोजिट बी हो जाएगा। लेकिन हम लोगों से पूछा गया है सी के विपरीत, तो ये बताइए सी के विपरीत अभी यहाँ पर क्या निकाले हैं हम लोग, सी के विपरीत ई निकाले हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर समझ लिए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2, श्रृंखला को पूरा करें। हमारे पास एक सीरीज दी गई है, यहाँ पर बता रहा है कि श्रृंखला को पूरा करना। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर 5 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद में 13 है, उसके बाद में 20 है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्वेश्चन मार्क के वैल्यू ही हम लोगों को तो बताना है। तो यहाँ पर लॉजिक को देखेंगे, यहाँ 5 से हम लोग 8 बनाए हैं, प्लस 3 करना होगा। 8 से 13 बनाने के लिए प्लस 5 करना होगा। 13 से 20 बनाने के लिए प्लस का 7 करना होगा। तो ये बताइए 20 में कितना प्लस करेंगे। हम लोग देख रहे हैं पहले 3 हो रहा है प्लस का, फिर 5 हो रहा है, फिर 7 हो रहा है। तो फिर 3 के बाद 2, 5 बढ़ गया, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो गया, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 में हम 9 को जोड़ देंगे, तो 20 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 29 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 29, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। बस आप लोग बेसिक बात को समझते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिस प्रकार 9 का रिलेशन 100 के साथ में है, उसी प्रकार 13 का रिलेशन खाली स्थान के साथ में। तो ये खाली स्थान के जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अच्छा, आपने अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि बता रहा है क्वेश्चन, जिस प्रकार 9 से 100 कैसे बना सकते हैं। जो 9 है, इस 9 से 100 हम लोग कैसे बना सकते हैं।
उसी प्रकार मेरे दोस्त यहाँ 13 के बाद क्वेश्चन मार्क बना सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें लॉजिक क्या है मेरे भाई। 9 से ये 100 बनाना हमारे लिए बहुत आसान है। कैसे? 12 ही इम्पोर्टेंट, देखेंगे कैसे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 9 लिखा हुआ है। इसमें अपने मन से +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। हो जाएगा। आई 10 का अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 हो जाएगा। तो यानी कि जो 9 है इसमें +1 करके 10 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे उसी प्रकार से कर देंगे। जो 13 है, 13 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196। और 196 को किस ऑप्शन में रखा गया है भाई? 196 को ऑप्शन नंबर सी में रखा गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर, जैसे डी आर का रिलेशन एसी से है उसी प्रकार एनसी का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। तो यहाँ पर लॉजिक को ढूंढेंगे। सबसे पहले यहाँ पर डी और आर का जो रिलेशन है वो एस और ई के साथ में है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या है? एन और सी का जो रिलेशन है वो क्वेश्चन मार्क के साथ में है। तो ये क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इसमें क्या क्या लॉजिक लग सकता है। तो मेरे भाई सबसे पहले देखेंगे यहाँ आर से एस बनाएंगे कैसे। जो सेकेंड लेटर आर है इसमें फर्स्ट लेटर है, तो आर से एस बनाना होगा तो +1 करेंगे। अच्छा, डी से ई बनाना है तो इसमें क्या करना होगा? इसमें भी +1 करेंगे। ई बात को समझ रहे हैं? आर का स्थान 18 होता है, एस का 19 होता है, तो 18 से 19 बना +1। उसी प्रकार ई का 5 होता है, डी का 4 होता है, तो 4 से 5 बना +1। सिमिलरली यहाँ पर भी कर देंगे। जो सी लिखा हुआ है इसमें हम लोग +1 कर देंगे। सी का स्थान 3 होता है, 3 में 1 जुटेगा 4 होता है, और चौथा लेटर मेरे भाई डी होता है। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा है? एन लिखा है, तो इसमें क्या करना होगा? एन का स्थान 14 होता है, इसमें भी +1 करेंगे, तो 14 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15। 15वां लेटर ओ होता है। तो मेरे भाई जो इसका कुल मिलाकर आंसर आया क्या आया? डी और ओ। और किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, इसीलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बस आप लोग क्वेश्चन को देखकर भागिएगा नहीं। 12 क्वेश्चन है इसीलिए ना भागिएगा, बिल्कुल आसान है। देखेंगे एनटीपीसी CB2 17/6/22 में शिफ्ट 1 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से देखें। कहता है PQRST और यूं एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। बहुत अच्छा, बढ़िया बात है। 6 लोग हैं, एक वृत्त की चारों तरफ केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, तो बैठा देंगे। ये पहला व्यक्ति हो जाएगा, बैठाते हैं सभी कोई को। ये हो जाएगा पहला व्यक्ति, पहला व्यक्ति। ये हो जाएगा दूसरा व्यक्ति, ये हो जाएगा तीसरा व्यक्ति, ये हो जाएगा चौथा व्यक्ति, ये हो जाएगा पांचवा व्यक्ति। ठीक है, ये हो जाएगा पांचवा व्यक्ति, ये हो जाएगा छठा व्यक्ति, और सब केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर जैसे अगर मान लेते हैं ई वाला यहाँ पर बैठा हुआ है, तो इसका दायां किधर होगा? इसका दायां इधर होगा, इसका बायां किधर होगा? इधर होगा। अच्छा, ई बताइए, ई वाला इस ये अंदर ताक रहा है तो इसका दायां किधर होगा? इसका दायां ई साइड में होगा, इसका बायां ई साइड में होगा। बस ये बात अगर आप लोग समझ गए इसमें दायां और बायां, क्योंकि केंद्र की तरफ मुँह करके जब बैठे हुए हैं तो इनका दायां बायां निकालना हमारे लिए बेहद आसान है। तो अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर हमने इस प्रकार से जब क्वेश्चन को किया तो यहाँ पर आगे जो पॉइंट है इसको तो सबसे पहला काम होता है कि सर्किल बनाएंगे, 6 लोग को एक साथ बैठा लेंगे। इसके बाद बारी बारी से सारे आदमी को बैठाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पी, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और कह रहा है पी यूं के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। देखो पी यूं के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो पी है वो यूं के बाएं से दूसरे स्थान पर है और क्यों के दाएं से तीसरे स्थान पर है। क्यों का प्रयोग मेरे दोस्त सेकेंड, क्यों का जो प्रयोग है वो फर्स्ट नाम के लिए है, क्योंकि और के बाद आया है। ठीक है, और का प्रयोग होता है फर्स्ट नाम के लिए। क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है पी यूं के
जो पी है ना वो यूं के बाएं से दूसरे। तो मेरे दोस्त इस सर्किल वाले जो प्रश्न होते हैं सीटिंग अरेंजमेंट, जो बंद आकृति होती है उसमें हम अपने मन से पहले व्यक्ति को कहीं भी बैठा सकते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि यूं को हम यहाँ पर बैठा देते हैं, तो यूं यहाँ पर बैठ गया है, ठीक है। तो पी यूं के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो यूं का बायां हो जाएगा इस साइड में, तो यूं का बायां जब पी है ना यूं के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो 1 2 दूसरा स्थान पी यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन, जो पी है मेरे दोस्त वो क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर, क्योंकि और जो वर्ड है ना वो फर्स्ट नाम को बताता है। पी यू के बाएं से दूसरे स्थान पर हमने बैठा दिया और क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो पी जो है वो क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर है, इसका मतलब क्यू को हमें यहाँ पर बैठाना होगा, तभी तो जाके तीसरे स्थान पर दाहिने बगल आएगा 1 2 और तीसरे जगह पर पी है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गया, जो P है वो यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है और Q के दाएं से तीसरे स्थान पर है। हमने यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। आगे क्वेश्चन कहता है S यू के दाएं से दूसरे स्थान पर है, जो S है वो यू के दाएं से दूसरे स्थान पर है 1 2, तो S यहाँ पर आ जाएगा यू के दायां, बिल्कुल सही बात है। अच्छा आगे कहते हैं R क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है, जो R है वो क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो क्यू का बायां होगा इस साइड में, तो 1 2 दूसरे स्थान पर आर आ जाएगा यहाँ पर। अब बताइए मेरे दोस्त 5 आदमी को हमने बैठा दिया और क्वेश्चन खत्म हो गया, तो यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर कौन बैठेगा, तो मेरे दोस्त देख रहे हैं हम लोग पी क्यू आर एस टी यू, इसमें से कौन बचा है, तो टी बचा है, तो टी बैठ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हम लोगों से क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि क्यू और टी दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है। टी और क्यू का, वो टी पड़ोसी का मतलब होता है जो एक साथ बैठता है, जैसे टी का पड़ोसी इधर एस है और टी का पड़ोसी इधर पी है। हम लोगों से पूछा है टी और क्यू का पड़ोसी, तो टी का पड़ोसी इधर एस हो जाएगा और क्यू का भी पड़ोसी एस हो जाएगा। कुल मिलाकर जो एस है ना वो टी और क्यू के दोनों का निकटतम पड़ोसी है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है भाई। तो सीटिंग अरेंजमेंट को क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विषम की पहचान करें। हमारे पास 4 ऑप्शन दी गई है, इसमें से कौन सा ऑप्शन विषम होगा यही बताना है। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या क्या लॉजिक लगे। जैसे ऑप्शन अगर हम बी को देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं 14 से 196 है। क्या किया गया है, 14 का स्क्वायर करके, जो 14 लिखा है ना इसका स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और उसमें अगर +1 कर देंगे तो 197 बन जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ देखेंगे 18 से 325 बना, यहाँ भी सेम लॉजिक किया गया है। क्या लॉजिक है, 18 का स्क्वायर कर दिया गया, कितना होता है 324, आप +1 कर देंगे तो 325 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पर भी सिमिलरली देखेंगे 12 से 145 कैसे बना है, जो 12 है ना इनका कर दिया गया है स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 होता है, उसमें +1 करेंगे तो 145 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे तो 24 से 575 कैसे बना है, भाई हम सभी कोई जानते हैं जो 24 है ना, ये 24 का स्क्वायर होता है 576, और 576 में +1 करेंगे तो 577 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बताइए 575 काहे दिया है, इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ये बात समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझना पड़ेगा। पहले नंबर का स्क्वायर करके +1 करने से यहाँ पर दूसरी नंबर प्राप्त हो रही है, तो ये 24 का स्क्वायर +1 करने से कितना हो जाएगा 577 हो जाएगा। यहाँ पर दिया है 576, इसीलिए सॉरी यहाँ पर दिया है 575, इसीलिए ऑप्शन ए इनसे अलग हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान सॉरी मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। कहता है एक निश्चित कूट भाषा में यदि VIEWER को SFBTVO लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में जैसे CASTLE को क्या लिखा जाएगा। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि जैसे यहाँ पर भी है उसके बाद में I लिखा है, VI और नीचे लिखते हैं ताकि प्लस माइनस करने में दिक्कत ना हो। भी है उसके बाद में I है
VIE, उसके बाद WER, है ना। इसको उसने क्या कोड किया है भाई, WER को उसने क्या कोड किया है, उसने कोड किया है S लिखा है, उसके बाद में F लिखा है, SF, उसके बाद में B है, तब जाके T है, फिर जाके B है, T के बाद में B है, उसके बाद में O लिखा गया है। ये बात को समझ रहे हैं। उसी प्रकार हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, ये बात को समझिएगा। हम लोगों से पूछा है जैसे CASTLE, इनका कोड क्या होगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हम सभी लोग बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से देख रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगा है। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि V से S कैसे बना है। हम सभी लोग जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में जो V का स्थान होता है वो 22 होता है और S का स्थान 19 होता है। तो 22 से 19 बना है, तो इसमें क्या किया गया होगा, 22 से 19 बना है, इसमें क्या किया गया होगा, माइनस का 3 किया गया होगा। उसी प्रकार I से F बना, I का स्थान 9, F का 6, यहाँ भी माइनस का 3। E से B बना, यहाँ भी उसी प्रकार माइनस का 3। W से T बना, माइनस का 3। सबको समझिएगा। E से B बना, माइनस का 3। R से O बना, यहाँ भी माइनस का 3। यानी सारे लेटर में ही माइनस का 3 कर दिया है। बात खत्म। सारे लेटर में ही माइनस का 3 कर दिया है। देख रहे हैं आप लोग, सारे लेटर में ही माइनस का 3 कर दिया है। अब हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ C का स्थान होता है 3, 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। आज 0 नंबर पे जो लेटर होता है वो मेरे दोस्त क्या होता है, आपको तो अच्छे से मालूम भी होगा क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग तो आपने बहुत ही अच्छा तरीका से पढ़े होंगे। क्या होता है भाई, नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, Z का जो स्थान होता है मेरे दोस्त वो 0 भी होता है और 26 भी होता है। ठीक है, तो ये जो Z है ना यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि 3 में से 3 जाएगा तो 0, आज 0 नंबर का मतलब Z होता है। A का स्थान होता है 1, 1 में से माइनस का हम लोग 1 में से माइनस का 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। -2 पे कोई लेटर होता नहीं है तो उसको क्या करेंगे, 26 में से -2 को हम घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 24। और 24वें नंबर पे जो लेटर होता है मेरे दोस्त X होता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे S का स्थान होता है 19, 19 में से 3 घटेगा कितना बचेगा, 16, 16 नंबर पे लेटर P होता है। T का स्थान 20, 20 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 17, 17 नंबर पर Q होता है। L का स्थान 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, 9वां लेटर I होता है। 9वां लेटर क्या होता है मेरे दोस्त, I होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ई का स्थान 5 होता है, 5 में से 3 को हम लोग घटाएंगे कितना बचेगा, 2, और दूसरा लेटर बी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ZXPQI और B। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को रटिए नहीं, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 5 सितंबर 2008 को सोमवार था तो 9 अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर सितंबर से लेकर अक्टूबर तक हम लोग टोटल विषम दिन निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ भी 2008 है, यहाँ भी 2008 है। इसका मतलब वर्ष जो है वो सेम है। तो सितंबर से केवल अक्टूबर लिख लेंगे, सितंबर और उसके बाद अक्टूबर आता है। अच्छा, हम सभी लोग जानते हैं कि अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये 4 गो जो महीना होता है मेरे दोस्त वो 30 दिन का होता है। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये 30 दिन का होता है। बाकी सब जो महीना होता है वो 31 दिन का होता है, फरवरी के केवल छोड़कर। अब देखो इसमें लगाओ, सितंबर महीना होता है 30 दिन का, तो यहाँ पर 5 दिन हमने यूज कर लिया। कैलेंडर का एक रूल है कि जब भी यहाँ पर विषम दिन काउंट करते हैं तो जो पहला महीना होता है उसमें हम लोग लिखते हैं शेष बची हुई तारीख या बची हुई दिन, जो आखिरी महीना दी गई होती है उसमें लिखते हैं हम दी गई तारीख। तो यहाँ सितंबर महीना होता है 30 दिन का, 30 में से हम लोग 5 को घटा देंगे तभी तो जाके 25 दिन बचा। तो सितंबर में कितना लिख लेंगे हम लोग, सितंबर में हम लोग लिख लेंगे मेरे दोस्त, जानते हैं कितना, सितंबर में हम लोग लिख लेंगे 25, क्योंकि 25 दिन बचा है।
अक्टूबर में दी गई तारीख, अक्टूबर में कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। इनको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और 34 में विषम दिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 7 से भागा देंगे। 7 से भागा देंगे तो 7 चौका 28, 6 क्या बचेगा भाई, 6 बचेगा शेषफल। शेषफल कितना बचा, 6 बचा। अब बताइए 6 शेषफल बता, तो यहाँ पर हम लोग सितंबर से अक्टूबर में जा रहे हैं, इसका मतलब हम लोग कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। तो ये सोमवार जो दिया है इसमें +6 हम लोग कर देंगे। तो सोमवार में +6 करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, रविवार आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को समझ चुके होंगे, इसीलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दिए गए शब्द VENU के लिए समूह को पहचानना है। हमारे पास देख रहे हैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स E दिया हुआ है और एक मैट्रिक्स E दिया हुआ है। ये दोनों मैट्रिक्स में बताना है कि इनमें VENU के लिए समूह को पहचानना है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त देखेंगे इसको, हम लोग पढ़ते हैं, इस मैट्रिक्स को पढ़ते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले हम रो पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग कॉलम पढ़ते हैं। इसको पढ़ने का तरीका यही होता है। जैसे सबसे पहले इसमें हम रो पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कॉलम पढ़ेंगे। रो कैसा होता है, जो ऐसे ऐसे लाइन दिया हो इसी को रो बोलते हैं, और कॉलम का मतलब जो खारा खारा है इसको कॉलम बोला जाता है। ठीक है, चलेंगे। तो यहाँ पर जैसे VENU के लिए कोड को पहचानना है ना, तो इसको हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। और ऑप्शन में भी ऑप्शन को हम आगे से सॉल्व नहीं करते, हम ऑप्शन में पाछे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको हम पाछे से सॉल्व करेंगे भी। जैसे ऑप्शन नंबर ए में जो 41 लिखा हुआ है मेरे दोस्त, इसकी से लिए यूज हुआ होगा। ऑप्शन नंबर ए अगर मान लेते हैं सही है, तो जो 41 नंबर लिखा हुआ है कोड में, जैसे 41 लिखा है, ये किन के लिए लिखा होगा, ई लिखा होगा यूं के लिए। यहाँ पर जो यूं दिख रहा है इस यूं के लिए लिखा होगा। तो हम इसको चेक करेंगे क्या यूं का कोड 4 और 1 है कि नहीं। तो देखेंगे, इसको कैसे देखेंगे मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। हम लोग रो में जाएंगे 4, तो 4 लिखा है यहाँ पर। कॉलम में जाएंगे, एक कॉलम में 1 लिखा है यहाँ पर। और यहाँ पर जाएंगे, क्या यूं लिखा है, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर यूं लिखा है। इसका मतलब ऑप्शन ए सही हो सकता है। जो 41 लिखा है बिल्कुल यूं के लिए लिखा है। अगले ऑप्शन हम बी को अब चेक करेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन को बारी बारी से नहीं करता हूँ। क्वेश्चन को लास्ट लेटर से ही मालूम कर लेते हैं कि कौन ऑप्शन सही होगा कौन गलत होगा। ऑप्शन बी में हम देखते हैं क्या लिखा है, 5 और 7। ये 5 और 7 क्या चीज़ को बता रहा होगा, ऑप्शन 5 और 7 बता रहा होगा कि यूं लेटर का कोड है। यानी रो में जाना है 5 और कॉलम में जाना है 7। तो चलेंगे, रो में जाएंगे 5 यहाँ पर है, कॉलम में जाएंगे 7 यहाँ पर है। 5 और 7 का चीज़ को बताता है, ये भी यूं को बताता है। इसका मतलब ये भी बात सही है, यह सही हो सकता है। चलिए ऑप्शन हम सी को चेक करेंगे। ऑप्शन सी में क्या है मेरे दोस्त, ऑप्शन सी में क्या है, जैसे यहाँ भी 57 लिखा है, इसका मतलब अभिन्न तो 57 को ही तो चेक किए हैं हम लोग ऑप्शन बी में, तो ये भी सही हो सकता है। ऑप्शन डी को देखते हैं। ऑप्शन डी में 04, ऑप्शन डी में 57 लिखा है। ऑप्शन नंबर सी में तो ये भी सही हो सकता है। अच्छा, डी में क्या बताया जा रहा है, 0 और 4। 0 और 4 का मतलब क्या हुआ, रो में जाना है 0, कॉलम में जाना है 4। तो रो में जाएंगे 0 यहाँ पर है, और कॉलम में मेरे भाई 4 यहाँ पर है। तो 0 और 4 किस चीज़ को बताता है, तो ये एस लेटर को बताता है। लेकिन हम लोगों को चाहिए क्या, यूं। तो इसका मतलब मेरे भाई ये एस लेटर को बताता है 0-4, इसीलिए ऑप्शन डी हो गया गलत। हमारी मजबूरी हो गई कि ऑप्शन ए बी सी को चेक करना। अब हम बारी बारी से सबको चेक करेंगे। जैसे मान लेते हैं ऑप्शन ए में दूसरा जो यहाँ पर कोड है वो 32 है। अब 32 कौन सा लेटर को बताएगा, 32 बताएगा एन को। ठीक है, 32 एन को बताएगा। यानी कि रो में जाएंगे 3 और कॉलम में जाएंगे 2। ये बात को समझ रहे हैं। 3 और 2 पर कौन सा लेटर का यूज हुआ है, तो देख रहे हैं यहाँ पर बी लेटर का यूज हुआ है, जबकि आना क्या चाहिए, एन। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया गलत। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बी चेक करेंगे। बी में क्या लिखा हुआ, दूसरा जो लेटर के लिए कोड है वो है 2 और 0, 20। ये किन के लिए कोड हुआ है, ये होता है एन के लिए। एन के लिए 0 और 2 यूज किया है, अगर ऑप्शन बी सही है तो। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, रो में जाएंगे 2, कॉलम में जाएंगे 0। रो में 2 यहाँ पर है,
कॉलम में 0 यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ भी n लेटर का यूज है। ये बात तो सही हो सकता है। चलिए, तो इसका मतलब n के लिए यूज हुआ है 20। यहाँ पर 0 और 2, 0 और 2 क्या चीज़ को बताता है? 0 और 2 बताएगा ई का कोड, ई 0 और 2 ई के लिए बताएगा। रो में जाएंगे 0, कॉलम में जाएंगे 2, ई का बताएगा ई को, और बिल्कुल यहाँ पर ई लेटर का भी यूज है। ई हो, बात बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें लास्ट क्या है? लास्ट है 8 और 5। 8 और 5, 8 का बताता है, 8 बताता है रो में, कॉलम में जाना है 5। 8 और 5 ये किन के लिए यूज होना चाहिए? भी के लिए। फर्स्ट लेटर भी है तो भी के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल भी लेटर के लिए यूज तो हुआ है। इसका मतलब बिल्कुल सही बात है कि ऑप्शन बी इसका कोड हो जाएगा VENU को। हमें ऑप्शन सी चेक करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक गलत साबित होगा। तो ऐसे बनाया जाता है मेरे दोस्त इस तरीके के प्रश्न को। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्या कहते हैं? कथन और निष्कर्ष से कहता है, ध्यान से देखेंगे, कुछ कारें बसें हैं, कुछ बसें ट्रक है, कुछ ट्रक स्कूटर है। तो सबसे पहले इसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे। कुछ कारें बसें हैं, तो सबसे पहले एक कार का हम लोग बनाएंगे। कुछ कारें क्या है? कुछ कारें जो है वो बस है, तो कुछ कारें बस के भीतर में आ जाएंगे। कुछ कारें बसें हैं। अच्छा, कुछ बसें ट्रक हैं, जो बस है वो कुछ बस ट्रक के भीतर आ जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रक है। अच्छा, कुछ ट्रक स्कूटर है, ट्रक का इतना भाग क्या हो जाएगा? स्कूटर हो जाएगा, तो स्कूटर यहाँ पर हम लोग बना लेंगे। चलिए, अब देखो मेरे भाई कि यहाँ पर इनमें से सबसे जो निष्कर्ष निकालेंगे हम लोग, इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही होगा और कौन सा निष्कर्ष गलत होगा। देखिएगा, निष्कर्ष नंबर 1 यहाँ पर हम लोग क्या बताया है? कुछ कारें स्कूटर है, कुछ कारें स्कूटर है। यहाँ पर देख रहे हैं कार का सर्किल यहाँ पर है, स्कूटर का सर्किल यहाँ पर है। क्या इन दोनों के बीच में कुछ कार स्कूटर है? बिल्कुल गलत जवाब। दूसरा, कुछ ट्रक बसें हैं मेरे दोस्त, बिल्कुल। यहाँ देखो, इतना जो ट्रक का भाग है, इतना ट्रक का जो भाग है, ये क्या है? ये बस के भीतर आ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अच्छा सॉरी, दूसरा निष्कर्ष तो बिल्कुल सही है। तीसरा चेक करेंगे, कुछ स्कूटर बसें हैं। देखो, स्कूटर का भाग सर्किल इतना है, अब बस वाला इतना है, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है? तो नहीं है, तो यह बात गलती है। चौथा निष्कर्ष, सभी स्कूटर ट्रक है। स्कूटर का मेरे भाई यहाँ पर है और ट्रक यहाँ पर है। देखो, इसमें देख रहे हैं कि ट्रक स्कूटर का कुछ भाग ट्रक है, लेकिन निष्कर्ष बोला है कि सभी स्कूटर ट्रक है। ये बात बिल्कुल गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? केवल दूसरा निष्कर्ष सही है। 21 ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया सही। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। इसीलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है, यदि के का अर्थ है गुना, टी का अर्थ है भाग, इसको साइड में लिख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन ने बोल रहा है के का अर्थ है गुना, के का अर्थ है गुना, टी का अर्थ है भाग, टी का अर्थ है भाग। ठीक है, भी का अर्थ है प्लस, जहां भी है उसके जगह पे लेना है प्लस, और क्या है? आर का अर्थ है माइनस, जहां भी आर है उसके जगह पे लेना है माइनस। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे और इनमें से बताएंगे कि कौन सा आंसर होगा, कौन सा गलत होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, इसमें देखेंगे हम लोग कि इसमें से कौन सा आंसर निकालेगा। ये जो हमारा 16 लिखा है, इसके बाद में भी है, भी के जगह पे हम लोगों को क्या लेना है? प्लस लेना है। उसके बाद में क्या लिखा है? 24 लिखा है। 24 के बाद में क्या लिखा है? टी लिखा है। टी के जगह पर हम लोगों को क्या लेना है? भागा लेना है। उसके बाद में क्या दिया है? 8 दिया है। उसके बाद में क्या दिया है? आर दिया है। आर के जगह पर हम लोगों को माइनस लेना है। उसके बाद यहाँ पर 6 दिया है। 6 के बाद में क्या है? टी है। टी के जगह पर क्या लेना है? टी के जगह पर फिर से भागा लेना है। उसके बाद क्या है मेरे भाई? टी के बाद में भागा दे दिया। उसके बाद में क्या है? 2 है। 2 के बाद में क्या है? के जगह पे गुना लेना है, और उसके बाद है 3। बस ये हमारा जो न्यू समीकरण बना, इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर कैसे करेंगे? सबसे पहले भाग का काम हम लोग करते हैं, ये बात तो आप जानबे करते हैं। तो ये हो जाएगा 16 ऐसे ही। ठीक है, प्लस ये 24 को 8 से हम लोग भाग करेंगे, तो 8 3 की 24, 3 हो जाएगा, बीच में माइनस।
ठीक है। अब हमें यहाँ भी भागा है तो यहाँ पर भी भाग करेंगे, 6 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, 2 तिया 6 हो जाएगा। उसके बाद तो 3 दिया है। अब हम इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये 16 ऐसे ही ठीक है, देख रहे हैं, ये 16 ऐसे ही ठीक है, ये जो 16 है ऐसे ही ठीक है, बीच में +3 ऐसे भी ठीक है। ये गुना वाला काम हो जाएगा तो 3 त्रिकी 9 हो जाएगा। अब हम इधर सॉल्व कराते हैं आपको। सबसे पहले देखेंगे, अब हम प्लस वाले को जोड़ेंगे, माइनस को घटाएंगे। तो यहाँ देखेंगे 16 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब 19 में से 9 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसे बनाना होता है, बस इसको बोडमास के तरीका आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले भाग का काम करते हैं, उसके बाद गुना, उसके बाद प्लस, तब जाकर माइनस। ठीक है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहते हैं दी गई आकृति किस उत्तर आकृति में अंतर्निहित है। जो आकृति दी गई है डब्लू की तरह, ये कौन सी उत्तर आकृति में अंतर्निहित है ये बताना है। तो ऐसा हम देख रहे हैं मेरे भाई, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, और ऑप्शन बी में उल्टा बना दिया, एम बना दिया, ये तो हो ही नहीं सकता। हमारा ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल बनाया हुआ है, देख रहे हैं, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर यदि लाइन दिया हुआ है, दिया है कि नहीं, बिल्कुल दिया है, यहाँ पर बिल्कुल बनाया हुआ है, देख रहे हैं। तो ऑप्शन ए में छिपा है, देख रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल बनाया हुआ है। हम आपको बता दिए कहाँ पर बना हुआ था, यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए हो गया सही। चलिए अगले क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज है, चतुर्भुज को बताना है। तो सबसे पहले तो देख रहे हैं, एक तो चतुर्भुज ई वाला है, एक चतुर्भुज ई, एक चतुर्भुज इसके दाएं, ये जो 2 चतुर्भुज हो गया कि नहीं, देखो ध्यान से बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिए। एक चतुर्भुज ये हो गया, दूसरा चतुर्भुज ई वाला हो गया, दुग हो गया, एक ये पूरा दोनों को मिलाएंगे तो ये तीसरा चतुर्भुज बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल। एक इसको मिलाएंगे तो तीसरा चतुर्भुज बनेगा। तो हमारे पास 3 चतुर्भुज तो यहाँ से आ गया, 3 चतुर्भुज तो यहाँ से आ गया, प्लस और चतुर्भुज कोई बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। कौन कौन सा देखो, एक चतुर्भुज ई नहीं बन रहा है, एक चतुर्भुज ई वाला नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। एक चतुर्भुज तो ई वाला भी बन रहा है, और चतुर्भुज एक इसके उल्टा बन रहा है। कौन कौन सा देखो, एक चतुर्भुज ई वाला बन रहा है कि तो 2 यहाँ से एक्स्ट्रा आ गए, 2 एक यहाँ से आ गया और एक आ गया यहाँ से, तो 2 चतुर्भुज एक्स्ट्रा आ गए। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। 5 कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो 5 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कह रहा है जिस प्रकार कार्य का संबंध जूल से है, उसी प्रकार पावर का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि कार्य की एसआई मात्रक जो होते हैं वो जूल होता है, उसी प्रकार पावर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, पावर का एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर सी वाट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है बाने पूर्व दिशा की ओर मुंह किए हुए। सबसे पहले एक डायरेक्शन बनाना होगा और वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। एक डायरेक्शन हम बनाते हैं, जब भी मेरे दोस्त हम लोग पेपर पे डायरेक्शन बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, ऊपर में हमेशा उत्तर होता है। ठीक है, और जब ऊपर में उत्तर हो गया तो दाहिने बगल में क्या होगा, पूर्व होगा। ठीक है, अच्छा जब यहाँ पर उत्तर ऊपर में हो गया तो इसका विपरीत क्या होता है, दक्षिण, तो नीचे में दक्षिण आ जाएगा। और जब दाहिने बगल पूर्व हो गया तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। यहाँ पर ये 4 हमारी मुख्य दिशाएं हो गई, 4 उपदिशा भी होती है। अच्छा एक बात बताइए, उत्तर पूर्व इन दोनों दिशा के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एंगल से रिलेटेड ही क्वेश्चन दिया गया। 4 हमारी उपदिशा भी होती है, कौन कौन सी, 4 उपदिशा भी होती है, देखो कौन कौन सी, ये 4 हमारी मुख्य दिशा हो गई, 4 हमारी उपदिशा भी होती है, कौन कौन सी, उत्तर अपूर्व के बीच वाले दिशा को बोला जाता है उत्तर अपूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व के बीच वाले दिशा को क्या बोला जाता है, दक्षिण अपूर्व। ठीक है, अच्छा यहाँ दक्षिण और पश्चिम के बीच वाले दिशा को बोला जाता है दक्षिण और पश्चिम। यहाँ देखेंगे उत्तर और पश्चिम के बीच वाले दिशा को क्या बोला जाता है, उत्तर और पश्चिम। ठीक है,
अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं उत्तर पूर्व और पूर्व के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर कोण बनता है 45 डिग्री का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखकर इसको आप बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन बन रहा है, एक लड़की जो है बानी पूर्व दिशा की ओर मुँह किए हुए है, खड़ी पूर्व की ओर मुँह करके खड़ी है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी जिस प्रकार से चलता है उसी प्रकार, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और वामावर्त का मतलब होता है जिस प्रकार घड़ी चलते है उसके विपरीत दिशा में। हम सभी लोग जानते हैं घड़ी चलता है बाएं से दाहिने की तरफ, और घड़ी बाएं से दाहिने की तरफ चलती है तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाना है। कोई व्यक्ति पूरब की ओर खा रहा था, यहाँ पर वो 90 डिग्री जब घूम की पहला स्थिति यहाँ पर था उसका, जब वह पहला स्थिति यहाँ पर था, जब वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेगी तो आ जाएगी यहाँ पर, यानी दक्षिण दिशा में आ जाएगी। यहाँ पर ये वाला दूसरा स्थिति हो जाएगी, यानी दूसरी बार में वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, आगे कहता है फिर 135 डिग्री वामावर्त, 135 डिग्री वामावर्त। वामावर्त का मतलब मेरे दोस्त घड़ी के उल्टे दिशा में घूमना, वामावर्त का मतलब घड़ी के उल्टे दिशा में। और 135 डिग्री, 135 डिग्री तो 90 ई हो जाएगा, 45 इसको हम जोड़ेंगे तब जाके 135 डिग्री आएगा। तो फाइनली अब वह उत्तर पूर्व दिशा में आ गया है तीसरी स्थिति में। आगे एक बार और क्वेश्चन बोला है कि पुनः वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। पुनः 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमने का मतलब हो जाएगा कि यहाँ से वो फिर से 45 डिग्री नीचे जाएगी तो पूरब दिशा में जाएगी। ठीक है, अब उसका मुख किस दिशा में है, तो मेरे भाई फिर से जब वो यहाँ पर वो आ जाएगी तो यहाँ पर कौन सी दिशा होती है, ये देख रहे हैं यहाँ पर पूर्व दिशा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऐसे बनाना होता है मेरे दोस्त। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।